सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे बारिश की घड़ी क्या है तैयारी। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात से लगातार बरसात हो रही है और मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। अगले एक हफ्ते तक इस आपदा की स्थिति जस की तस बनी रहने का आपको बता दें बने रहने का अंदेशा है। खास तौर पर उत्तराखंड और उत्तर बिहार की हालत बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रशासन ने इस तबाही से निपटने के लिए समय रहते कोई ठोस कार्रवाई की थी? जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान है, क्या उनका सही और समय पर उपयोग हो पाया? बारिश और बाढ़ के बीच जल निकासी और आपदा प्रबंधन के दावे धरातल पर कितने कारगर साबित हो रहे हैं? क्या प्रशासन सिर्फ राहत कार्यों तक सीमित रहेगा या वे भविष्य में ऐसे गंभीर हालात से बचने के लिए दीर्घकालिक रणनीति भी बना पाएंगे? आम जनता की सुरक्षा, बचाव और पुनर्वास के लिए अभी क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब जनता को चाहिए और जवाबदेही का समय अब बहुत करीब है। हम इस संकट की हर अपडेट लेकर आपके साथ बने रहेंगे। तो 10 जिलों में जोरदार बारिश, लखनऊ में सड़क धंसी है, हरदोई में एसडीएम आवास में पानी घुसा है, नोएडा, संभल, लखनऊ, कानपुर, ये 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसी व्यवस्थाएं आप की गई, मानसून से पहले कैसी व्यवस्थाएं की गई और अब मानसूनी सीजन में किस तरीके के हालात बने हुए। नोएडा, संभल, लखनऊ और कानपुर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहीं बाढ़ और बारिश की वजह से घटनाएं सामने आई हैं, लोगों की जो जिंदगी है वो प्रभावित हो रही है। कहीं लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गलियां हो, रास्ते हो, नदी नाले, गांव की गलियों से लेकर शहर की गलियां सब लबालब नजर आ रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं, श्रद्धा को देख रुक गए मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा परिसर में पहुंचे तो एक छोटी सी बच्ची श्रद्धा सिंह ठाकुर से मिले। उसे दुलारा और पुचकारा ही नहीं बल्कि हौसला भी बढ़ाया। श्रद्धा सिंह ठाकुर लखनऊ के गुडम्बा की रहने वाली है और टेंडर हार्ट स्कूल में पढ़ती है। उसने जनवरी माह में सड़क बनवाने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था। अब सड़क बनकर तैयार हो जाने पर बिटिया सूबे के मुखिया के प्रति कृतज्ञता जताने पहुंची थी। श्रद्धा सिंह ठाकुर को देखते ही मुख्यमंत्री के पैरों पर ब्रेक लग गए। उन्होंने रुककर श्रद्धा सिंह ठाकुर से हालचाल पूछा। आपको बता दें, इससे पहले भी श्रद्धा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार मिल चुकी है। पिछली 26 जनवरी को उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सड़क बनवाने की मांग की थी। अब सड़क बनने के बाद वह अपने पापा सत्येंद्र सिंह ठाकुर के साथ मुलाकात करने पहुंची थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कि नारी सशक्तिकरण पर वो फोकस कर रहे हैं, इसलिए बालिकाओं और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही समय समय पर महिलाओं का हौसला भी वो बढ़ाते नजर आते हैं। ऐसे में ये मासूम बच्ची जिसकी मांग मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी हुई और अब कृतज्ञता जताने के लिए ये मासूम बच्ची मुख्यमंत्री के पास पहुंची। ऐसे में उसको देखकर मुख्यमंत्री के पैर अपने आप रुक गए और उस बच्ची को दुलारा, पुचकारा, उससे हालचाल जाना। तो लखनऊ के गुडम्बा की रहने वाली है श्रद्धा सिंह ठाकुर, जिससे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। छोटी बच्ची श्रद्धा से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की। विधानसभा परिसर में सीएम योगी बच्ची से मिले, उसको दुलारते नजर आए। 26 जनवरी के को इस बच्ची के द्वारा, श्रद्धा ठाकुर के द्वारा मुख्यमंत्री से सड़क बनाने की मांग की गई थी और अब उसकी मांग पूरी की गई है। 9 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम है श्रद्धा ठाकुर, जिसका स्कूल के पास की रोड बहुत ही खराब थी, जिसको लेकर के इसने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। आइए हम उससे जानते हैं, आपके स्कूल के पास की रोड काफ़ी खराब थी। हाँ। तो क्या हुआ मुख्यमंत्री से कहने के बाद? मैंने उन्हें पत्र दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने 6 महीने के अंदर मेरी रोड बनवा दी, मतलब स्कूल की पास की रोड? हाँ। आपका घर कहाँ पर? रंबा थाना, कुर्सी रोड, लखनऊ। जब आप आज मुख्यमंत्री से मिली तो उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे।
आपको प्यार किया, हाँ। आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया? उन्होंने वैसा बोला खुश रहो डैड, उन्होंने कहा खुश रहो। जी देखिए, आज ये मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी और उनको थैंक यू बोलने के लिए उनका साफ तौर से कहना था कि रोड बन चुकी है। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने प्यार किया और साथ ही आशीर्वाद दिया और कहा कि खुश रहो। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचारी की सीनाजोरी। ललितपुर जनपद के बिरधा ब्लॉक में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पिपरई गांव पंचायत के एक व्यक्ति द्वारा प्रशासन से निर्माण कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। इसके बाद ललितपुर मुख्यालय से जांच टीम शिकायत की जांच करने पिपरई गांव पहुंची थी, लेकिन जांच टीम के सामने ही पूर्व प्रधान ने शिकायतकर्ता युवक के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता युवक की पिटाई हो रही थी। तब उस वक्त जांच टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन जांच टीम के द्वारा न तो किसी तरह का हस्तक्षेप किया गया, न ही आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इस घटना ने प्रशासन की निष्क्रियता के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब जांच टीम के सामने ऐसा हुआ और प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो सामान्य नागरिक को न्याय कैसे मिलेगा? कैसे लोग भ्रष्टाचार की शिकायत करने की हिम्मत जुटाएंगे? स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर सक्रिय नागरिकों ने इस मामले की सख्त निंदा की और दोषी पूर्व प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। फिलहाल ललितपुर प्रशासन इस मामले में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से बचता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत करना युवक को कितना भारी पड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन की टीम जब उस भ्रष्टाचार की जांच करने आई तो जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो पूर्व प्रधान उस शिकायतकर्ता को उन्हीं जांच अधिकारियों के सामने गाली गलौज करता है, पीटता नजर आता है। जांच टीम मूक दर्शक बनी रहती है। जांच टीम के द्वारा ना कोई हस्तक्षेप किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। इससे आप प्रशासनिक शिथिलता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विभाग का, किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करने की कैसे हिम्मत जुटाएगा, उसकी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा। इसीलिए ये भ्रष्टाचारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फल फूलता नजर आ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की शिकायत करना कितना महंगा पड़ता है वो ये तस्वीरें गवाही दे रहे हैं। और अब हम बात करेंगे फिर बेकसूरों की जल समाधि। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां किश्तवाड़ के चसोती इलाके में अचानक बादल फटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। यह खबर सुनकर हर किसी का जो दिल है कांप गया। माना जा रहा है कि अचानक बादल फटने से तमाम लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक मात्र 33 शवों को निकाला गया है, बरामद किया गया है। बताया गया है कि घटना स्थल के पास भंडारा आयोजित होने से कुछ देर पहले तक श्रद्धा और सेवा का माहौल था। लंगर स्थल पर जुटे लोग सच्ची श्रद्धा से सेवा में लगे थे। पलक झपकते देखते ही देखते आसपास चीख पुकार गूंजने लगी और चारों तरफ मायूसी और मातम पसर गया। अचानक आई कुदरत की मार सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। तेज बहाव में कितनी जिंदगियां लापता हो गई, इसका जवाब देना या अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हालात का जायजा लिया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन रास्ते टूटे हैं, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। मौके पर सभी आंखों से आंसू बहते नजर आ रहे हैं। अपनों को खोजते लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के धराली और इसके साथ ही हिमाचल राज्य में बादल फटने के बाद तमाम लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद आज ये घटना कहीं ना कहीं लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है उनके ऊपर पहाड़ टूटने जैसा है। किश्तवाड़ में आज फिर बादल फटने से निश्चित तौर पर प्रकृति के साथ जारी खिलवाड़ बंद करने की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है और इसकी आवश्यकता भी अब समझी जाने लगी है। सभी के दिलों में एक ही सवाल है कि आखिर इस तरह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ये नतीजा हो रहा है और प्रकृति की संपत्ति के साथ लोगों के बलि चढ़ने का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा।
तो बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। अब तक 3300 जो है वो बरामद किए गए हैं। जिस स्थान पर बादल फटा है वहां पर लंगर चल रहा था, काफ़ी भीड़ थी और इस दौरान ये घटना हुई है, तो जिससे मृतकों का आंकड़ा जो है वो बढ़ने की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन 3300 को बरामद किया जा चुका है। अचानक बादल फटा और सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। फिलहाल इस बड़ी दुर्घटना तबाही में 3300 को निकाला गया है। आसपास लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके के घटते हादसे कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ का ही ये नतीजा तो नहीं। और अब हम बात करेंगे ठगी से बाल बाल बचे नेताजी। खबर रायबरेली से है, जहां अब ठगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो आम आदमी की ही नहीं बल्कि राजनीति के धुरंधरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली से सामने आया, जहां रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह इसके शिकार हुए, जिन्हें एक सातिर ठग ने राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने का झांसा देकर 7 करोड़ रुपए की डील ऑफर कर दी। आरोपी की हिमाकत देखिए कि खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय के ओएसडी से जुड़ा बताने वाला आरोपी पीयूष इतना सातिर निकला कि पूर्व विधायक को भरोसे में लेकर अहमदाबाद तक बुला लिया। वहां उसने एक और फर्जी अधिकारी से फोन पर बात कराई, जिसने खुद को गृह मंत्रालय से जुड़ा बताया और करोड़ों की डिमांड ठोक दी। जिले की सरेनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह को जैसे ही शक हुआ, उन्होंने पूरे मामले की शिकायत कर दी। अभी मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। जब नेता ही ठगी के शिकार हो रहे हैं तो आम जनता, आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। मन बढ़ जो ठग हैं उनका नेटवर्क अब रसूख और रुतबे से भी डर नहीं उनको लग रहा है, बल्कि उसी को हथियार बनाकर अपना खेल वो खेलते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब राजनीति भी ठगी से सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि आम आदमी तो निश्चित रूप से इन ठगों से सुरक्षित नहीं है। केशवानंद शुक्ला हमारे संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, आम आदमी से लगातार ठगी की शिकायतें तो आ ही रही थी, अब नेता जो है, सांसद, विधायक भी अब इन ठगों का शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लालच कह लीजिए या तमाम जो लालच और सत्ता का लोभ दिखाकर इन विधायकों से, नेताओं से ठगी का ये नया तरीका अपनाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सरेनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे सुरेंद्र बहादुर सिंह का, जो कि पूर्व विधायक हैं। इनसे 7 करोड़ रुपए की जो है ठगी का आरोप है। हालांकि बताया जा रहा है कि इनसे राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय सुरक्षा को लेकर के जो है 7 करोड़ का जो है ठगी करने का आरोप लगा है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले पे एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के हवा महल थाने में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था दिलाए जाने के मामले को लेकर के 7 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात में रची गई राजनीतिक ठगी की है साजिश, और अब नेताओं को भी ये साजिशकर्ता जो निशाने पर ले रहे हैं। और अब हम बात करेंगे, ताने उलाहनों ने ले ली 3 की जान। खबर बाराबंकी से, जहां ससुराल वालों की उलाहने और झगड़े से तंग आकर महिला अपने 2 बच्चों को लेकर गोमती नदी में कूद गई। गुरुवार सुबह 2 में एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। वहीं महिला और उसके दूसरे बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महिला द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। यह घटना बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र में अवसानेश्वर घाट की है। पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय मिथिलेश कुमारी कोठी थाना क्षेत्र के ही पूरे सुधई भगतपुरवा के मजरा भिखनापुर की निवासी थी। महिला बड़े बेटे 6 वर्षीय अभय यादव और छोटे बेटे 4 वर्षीय अंश यादव को लेकर बुधवार को घर से निकली और शाम के समय गोमती नदी में उसने छलांग लगा दी। महिला ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित सुसाइड नोट में उसने लिखा कि पिछले 15 दिन से मेरे सास ससुर पैसे और जेवर को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करते थे। वो कहते हैं कि अपने बच्चों को लेकर हमारे घर से निकल जाओ। महिला ने पुलिस अधिकारी को इस पत्र के माध्यम से बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने अपने देवर भोला से शादी कर ली, लेकिन इसके बाद भी सास कुंती देवी, ससुर बाबूलाल और वर्तमान दूसरा पति भोला उसे घर से भगा रहे हैं।
अब इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। थाना प्रभारी कोठी जितेंद्र सिंह ने बताया कि छोटे बेटे का शव बरामद कर लिया गया है। बाकी शवों की तलाश में पुलिस गोताखोरों की टीम लगी हुई है। जल्द ही उनकी तलाश कर ली जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।